चलिए, वेलकम, स्वागत है सभी का विश्व का भूगोल में भूगोल में एलिबडो। एलिबडो टॉपिक एलिबडो का इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में जानो। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तिता या प्रत्यावर्तन गुणांक ऊर्जा। क्लियर है ना? इसका हिंदी ही होता है एलिबडो का, प्रत्यावर्तिता या प्रत्यावर्तन गुणांक ऊर्जा। क्या है एलिबडो? एलिबडो का परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है? किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण या ऊर्जा। किसी वस्तु की सतह पर, किसी वस्तु की सतह पर, मान लीजिए ये वस्तु है, इसके सतह ये हुआ ना, इस पर जो विकिरण या ऊर्जा पहुंचता, इस पर जितने भागों को वापस परावर्तन हो जाता, फिर यहाँ पहुंचा कोई विकिरण या ऊर्जा इस पर पहुंचा और जो कुछ भाग वापस हो गया, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एलिबडो। ठीक है, रो नहीं है, ठीक है। यानी किसी विकिरण या ऊर्जा, किसी वस्तु की सतह पर, ये वस्तु है बता दिए, इस पे विकिरण या ऊर्जा आया और इससे फिर क्या हुआ, कुछ भाग, हाँ, कहीं वो जरूरी नहीं ऊपरे, कहीं परावर्तन, परावर्तन शब्द है। चलो तुम्हारी बात ऊपर ही चल गया, तो ऊपर जो चल गया कुछ भाग, वो क्या कहलाएगा? एलिबडो कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ परिभाषा? अब इसका रूप देखिए एलिबडो का। किसी भी सतह पर सौर विकिरण, यहाँ विकिरण का मतलब हुआ सौर, सूर्य बड़ा, सूर्य या सूर्यताप का अनुपात प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी किसी भी सतह पर सौर विकिरण किस पर निर्भर करता है? पहला, प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा पर, दूसरा, परिवर्तित होने वाले सूर्यताप की मात्रा पर। क्लियर हो गया? यानी किसी भी सतह पर ये सौर विकिरण या सूर्यताप का अनुपात किस पर निर्भर करेगा? प्राप्त होना और परिवर्तित होना, रिफ्लेक्ट इसको बोलते हैं। इसके जो प्राप्त जो हुआ और जितना रिफ्लेक्ट हुआ, जो उसका अनुपात है, उसी को हम सौर विकिरण या सूर्यताप का अनुपात कहेंगे। क्लियर हुआ? सौर विकिरण का परावर्तन किस रूप में होगा? हमेशा। और पार्थिव विकिरण मतलब पृथ्वी से जो निकलता है, पार्थिव विकिरण मतलब पृथ्वी जो निकलता है, जिसको दीर्घ तरंग भी कहते हैं। तो पार्थिव विकिरण पृथ्वी या धरातल का परावर्तन हमेशा किस रूप में होगा? क्लियर हो गया यहाँ पे? और इससे वायुमंडलीय वातावरण गर्म होता है, किससे होता है? इससे होता है। ठीक है, यानी बीपीएससी ये क्वेश्चन जो है कई कॉन्सेप्ट हटा देगा जो पिछले बार पूछा है। ये क्वेश्चन के कारण कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एलिबडो की विशेषताएं क्या है? यह वापसी की शक्ति को बताता है, वापसी की शक्ति को, ना कि परावर्तन की शक्ति को, वापसी की शक्ति को बताता है। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह की परावर्तन क्षमता को बताता है कि पृथ्वी जो है सूर्य सौर विकिरण का जो लघु तरंग के रूप में प्राप्त किया और फिर वो कितना परावर्तित कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको बताता है। क्लियर हो गया ना? पृथ्वी से हम मानते हैं, पृथ्वी की ओर से हम देखेंगे तो सौर विकिरण को हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सौर विकिरण सूर्य के तरफ से देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सब परावर्तन। क्लियर हो गया ना? पृथ्वी के तरफ, वायुमंडल के तरफ से हम देखेंगे तो प्राप्त माना जाएगा, लेकिन पृथ्वी के तरफ से जब वायुमंडल की ओर जब दीर्घ तरंग जाता है तो वो कौन क्या कहलाएगा? परावर्तन। ये ध्यान रखना है, परावर्तन। सौर विकिरण जो हमारा पृथ्वी पर आता है लघु तरंग के रूप में, वो परावर्तन ही है। पृथ्वी की तरफ से नहीं कह रहे कि हमको मिल रहा है, लेकिन सूर्य की तरफ से तुम्हें देखना है तो वो क्या कहलाएगा? परावर्तन कहलाएगा। अगर पृथ्वी नहीं रहे तो ये थोड़े पता चलेगा कि सूर्य का रोशनी आ रहा है। पृथ्वी है इसलिए, क्योंकि कुछ चीजें रिफ्लेक्ट होता है तो उसी से पता चलता वो रोशनी है। नहीं तो आप तुम एग्जाम्पल समझा देते हैं। आज घर जाना, रात को होगा टॉर्च मारना, और टॉर्च मारना तो कोई चीज ना रहे सामने में, सीधा पता ही चलेगा कि रोशनी है कि नहीं। और जैसी दीवार पर मारोगे टॉर्च, तब पता वो रोशनी है।
तब तुम कहते हो कि तुम्हारी टॉर्च का क्षमता ये है। तो क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि टॉर्च से हम इधर से मार रहे हैं तो ये परावर्तन है। अब क्लियर हुआ? दीवार की ओर से आएंगे तो प्राप्त करना होगा, लेकिन इधर से टॉर्च की तरफ से क्या होगा? परावर्तन। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? तुम कहोगे कि सर आप लिखे सौर विकिरण का परावर्तन, जो लघु तरंग के पृथ्वी पर परावर्तन क्यों लिखे? सौर विकिरण की तरफ से हम देख रहे हैं, सूर्य की तरफ से देख रहे हैं, परिभाषा सूर्य की तरफ से है। क्लियर हुआ अभी कि नहीं कि टमटम? चलो, एलिबर्टो की विशेषता तो हमेशा बता दिए, यह वापसी शक्ति को बताता है। वापसी यह पृथ्वी की सतह के परावर्तन क्षमता को बताता है। एलिबर्टो का मान उच्च कहाँ होगा? जमी हुई बर्फ पर। जमी हुई बर्फ पर एलिबर्टो का मान हमेशा उच्च होता है, और वनों एवं मैदानों पर एलिबर्टो का मान क्या होगा? निम्न। किसकी तुलना में? जमी हुई बर्फ की तुलना में निम्न होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो देखो, जल और स्थल में नहीं समझना, नदिया और पनिया दोनों में। चलो आगे हम देखते हैं सतह पर एलिबर्टो की स्थिति। एलिबर्टो का सतह मतलब हुआ जलीय और स्थलीय, ठीक है? तो अब सौर विकिरण प्रत्यावर्तन, ये सौर विकिरण प्रत्यावर्तन दोनों जगह होता है, जल में भी होता है और स्थल में होता है। पहले स्थल में समझे। सौर विकिरण का प्रत्यावर्तन जो है, यानी सौर विकिरण का एलिबर्टो जो है या प्रत्यावर्तन, देखिए एलिबर्टो या प्रत्यावर्तन एक ही चीज है, दोनों जगह होता है सतह पर, जलीय सतह पर भी और स्थलीय सतह पर। तो जलीय सतह पर अगर हम देखें सौर विकिरण प्रत्यावर्तन, तो जलीय सतह या स्थलीय सतह में सतह अधिक चिकना एवं चमकीला होगा। सतह अधिक चिकना एवं चमकीला होगा तो सौर विकिरण प्रत्यावर्तन क्या होगा? सतह पर जब सतह अधिक चिकना एवं छटाछट, यानी छत, अगर हम छत ले लें, जो छत है ना घर वाला छत, चिकना होता है कि नहीं? उस पे सौर विकिरण का प्रत्यावर्तन क्या होगा? बर्फ में अधिक होगा, क्योंकि बर्फ भी क्या है? अरे समझो, है ना? अब स्थलीय सतह पृथ्वी सतह कम चिकना एवं चमकीला होगा, मतलब दलदलीय भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि, तो वहां सौर विकिरण प्रत्यावर्तन क्या होगा? कम होगा। हाँ क्या चीज? हाँ कम होगा, हाँ कम होगा इसकी तुलना में, इसकी चिकना की तुलना में हमेशा कम होगा। कौन? कम चिकना, कम चिकना क्षेत्र है, खूब चिकना और कम चिकना में तुलना करेंगे तो खूब चिकना में सौर विकिरण प्रत्यावर्तन अधिक होगा और कम चिकना में क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गया? अब पूछेगा कि स्थलीय सतह का एलिबर्टो हमेशा जलीय सतह की तुलना में क्या होता है? कम होता है। जलीय सतह और स्थलीय सतह में एलिबर्टो मतलब सौर विकिरण प्रत्यावर्तन कहाँ अधिक होगा? जलीय में या स्थलीय में? जलीय में अधिक होगा, यानी जलीय सतह पर सौर विकिरण प्रत्यावर्तन हमेशा क्या होगा? किसके तुलना में? यानी एलिबर्टो हमेशा अधिक होता है जलीय में। अब आओ सौर विकिरण समझो। सौर विकिरण आपातकाल जो जितना अधिक होगा, यानी सौर विकिरण का आपात कोण जितना अधिक होगा, प्रत्यावर्तन उतना ही क्या होगा? कम होगा। सौर विकिरण का आपात कोण जितना अधिक होगा, प्रत्यावर्तन उतना ही कम होगा। तो मतलब भूमध्य रेखा का आपात कोण हमेशा क्या होता है? किसकी तुलना में?
ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा का आपात कोण ध्रुवों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। मतलब प्रत्यावर्तन सौर विकिरण का प्रत्यावर्तन कम कहाँ होगा? भूमध्य रेखा या ध्रुव पर? भूमध्य रेखा पर। इसका मतलब है कि सौर विकिरण का प्रत्यावर्तन जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन ताप जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो कम होगा। आपके लिए क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट तुम्हारा कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो पता। ताप और यहाँ सौर विकिरण दोनों में अंतर है। ताप जो है हमेशा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो कम होता है, लेकिन सौर विकिरण भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो अधिक होगा। क्यों? क्योंकि सौर विकिरण का आपात कोण, क्यों? क्योंकि सौर विकिरण का आपात कोण जितना अधिक होगा प्रत्यावर्तन उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हम सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिए कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर प्रत्यावर्तन जो है प्रत्यावर्तन सौर विकिरण का प्रत्यावर्तन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अधिक होता है, और ताप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होगा? कम होगा। दोनों में ही अंतर है। क्लियर हो गया ना? यानी पूछेगा कि प्रत्यावर्तन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर ए कम होगा, बी अधिक होगा, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या मारोगे? प्रत्यावर्तन अधिक होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर आपात कोण अधिक होता है, इसलिए प्रत्यावर्तन यहाँ क्या होता है? कम। आप समझो, ध्रुव पर आपात कोण न्यून होता है तो प्रत्यावर्तन की मात्रा क्या हो गया? इधर से इधर जाने में बढ़ेगा नहीं, हाँ? और ताप में ठीक उल्टा हो जाएगा। ताप यहाँ सबसे अधिक और यहाँ सबसे कम। ऊष्मा सबसे अधिक यहाँ सबसे। अब क्लियर हुआ? चलिए लिखिए। सूर्य तत्व द्वारा विभिन्न सतहों का प्रत्यावर्तन यानी बढ़ो। ठीक है, सूर्य तत्व द्वारा विकिरण सतह का प्रत्यावर्तन हम लोग देखें तो पृथ्वी का औसतन प्रत्यावर्तन कितना होता है? 30% औसतन। सबसे अधिक सूर्य तत्व का परावर्तन करता है कौन सा? नपात हिम से आच्छादित भूमि, मतलब हिम आवरणशिक बोलते हैं। तो सबसे अधिक प्रत्यावर्तन किसका है? हिम आवरण का देख लो, फिर घने बादल का, हल्के बादल का, रेत बालू, रेत या बालू मरुस्थल, पैली भूमि, घास, कंक्रीट, शुष्क सतह, वन, जल। जल या धान की भूमि का सबसे कम होता है ना? देखो प्रतिशत दे दिए। तो ये था आपका यदि बढ़ो प्रतिशत सबसे अधिक हिम आवरण का, सबसे कम जल। अब यहाँ पे 4 को ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें सबसे अधिक कौन है? सबसे कम। तो प्रतिशत सबका ध्यान में रखना होगा, तभी आप छांट पाओगे कि अधिक कौन है किसका और कम किसका। तो ये आपका निबड़ो रहा आज का। इसको आप रिवीजन करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं था, हमने कॉन्सेप्ट में बता दिया। आपको प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो बन जाएगा। अगले क्लास का इंतजार कीजिए। अगले क्लास में हम आपको तापमान बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।